वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको पता होगा कि दो पेपर आपके होते हैं। तो पहला पेपर आपका जो था उसके बारे में मैंने बता दिया, जिसमें कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना था। यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड, चाइना के संविधान के बारे में और वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में आपको जानना था। तुलनात्मक अध्ययन करना था बेसिकली, तो उसको मैंने चर्चा कर दिया था। पेपर टू की अगर बात की जाए तो इससे मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो दोनों अवेलेबल हैं। चैप्टर 1-2 भी अवेलेबल होगी, इसकी प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख पाएंगे। हालांकि आप लोगों की लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी राजनीति शास्त्र के पेपर 2 का एक और मॉडल पेपर दे दीजिए। तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। ठीक है, ये बता दूं कि लोक प्रशासन के सिद्धांत आपको पेपर 2 में पढ़ना होता है। बीए की फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप होते हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट होता है, राजनीति शास्त्र। तो कल राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। आइए समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत को प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर 2024 का ये मॉडल पेपर है। 25 की परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। देखिए, खंड आ की अगर बात की जाए तो खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न करने होते हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपसे बन सकता है अति लघु उत्तरीय में कि लोक प्रशासन की समस्याएं बताएं। लोक प्रशासन की कुछ समस्याएं हैं, तो वो समस्याएं कौन कौन सी हैं। लोक प्रशासन वगैरह के बारे में तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर आपने इससे पहला वाला मॉडल पेपर या महासंग्राम वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको इस सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो लोक प्रशासन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की अगर बात की जाए, सबसे पहली समस्या लोक प्रशासन की है। देखिए, लोक प्रशासन बेसिकली होता क्या है? पब्लिक पर जो प्रशासन किया जाता है वही लोक प्रशासन होता है। लोक प्रशासन के बारे में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको कि लोक प्रशासन जो होता है वो क्या होता है। प्रशासन क्या करता है? प्रशासन क्या करता है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। लोक प्रशासन जो होता है वो प्रशासनिक विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसका संबंध सरकार से होता है। जहाँ सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रश्न उठता है, वहाँ पर उसका संबंध कार्यपालिका से भी हो जाता है। तो लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर के बना, लोक और प्रशासन। ठीक है, जो प्रशासन शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना। तो लोक प्रशासन का मतलब होता है लोगों के लिए प्रबंध करना। ठीक है, या सेवा करना लोगों की। तो इस तरीके से कानून का बृहत और संगठित अध्ययन ही लोक प्रशासन होता है। जनसाधारण की भाषा में बोलें तो लोक प्रशासन से अभिप्राय राष्ट्रीय, राजकीय और स्थानीय सरकारों की जो कार्यपालिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो तमाम प्रकार के काम किए जाते हैं वही होते हैं लोक प्रशासन। अब ये लोक प्रशासन में जब ये हुआ होता है लोक प्रशासन, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन्हीं समस्याओं के बारे में यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लोक प्रशासन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं पर थोड़ा सा बताएं, उस पर प्रकाश डालें। तो पहली समस्या लोक प्रशासन में आने वाली प्रशासनिक संरचना का अभाव। कभी कभी क्या होता है कि जब प्रशासनिक संरचना ठीक तरीके से नहीं होती है, या जो स्ट्रक्चर होता है प्रशासन का या एडमिनिस्ट्रेशन का, जब वो नहीं सही होता है तो फिर प्रशासन जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो ये पहली समस्या कि उसकी संरचना में कमी। दूसरी बात, प्रशासनिक नेतृत्व का अभाव। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रशासन के हेड पर या जो नेता होता है प्रशासन का, वो जो होता है उसके एक प्रकार से नेतृत्व कौशल में कमियां होती हैं। मतलब कि वो अच्छे तरीके से डीलिंग नहीं कर पाता, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाता, अच्छे तरीके से निर्णय नहीं ले पाता, अच्छे तरीके से डिसीजन उस नहीं ले पाता किसी मुद्दे को लेकर के तुरंत। तो इस तरीके से ये भी कमी है। तीसरी कमी होती है लोक प्रशासन में, तीसरी समस्या ये है कि प्रशासनिक नैतिकता का अभाव। कभी कभी क्या होता है, जो प्रशासन से रिलेटेड जो मॉरलिटी होती है, जो नैतिकता होती है, जो जाननी चाहिए एक नेता को और प्रशासन के लोगों को, वो लोग जब नहीं जानते हैं वो चीज़ें, तो फिर ये समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा विशिष्ट सेवाओं के अभाव में भी एक प्रकार से लोक प्रशासन में समस्याएं उत्पन्न होती, चूंकि अलग अलग सेवाएं देनी होती हैं प्रशासनिक लोगों को। तो प्रशासन में जब सभी सेवाओं के बारे में आप जान पाएंगे तभी आप अच्छे अच्छे तरीके से हर एक सेक्टर का काम कर पाएंगे। तो इसलिए जब उसके बारे में आप जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे तो एक समस्या उत्पन्न होगी।
इसके अलावा प्रशासन का विदेशी प्रतिमान, कभी-कभी क्या होता है कि प्रशासन जो हमारे यहाँ पर है, उस प्रशासन को हम विदेशों से नकल करते हैं कि विदेश में कैसा शासन चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देहाती जनता पर या लोगों के पास जो हमारे इधर गाँव के लोग हैं, उन पर जब हम उनको थोपते हैं शहरी मानसिकता को गाँव की मानसिकता में आप थोपेंगे, तो आपका प्रशासन सही नहीं चलेगा, या गाँव की मानसिकता को आप शहरों में थोपेंगे तो वो नहीं चलेगा। जैसा रीति मतलब कि जैसा देश वैसा भेष अगर करेंगे तभी प्रशासन अच्छे तरीके से चल पाएगा। जैसा लोग चाह रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग चले, ठीक है? अलग-अलग क्षेत्र के हिसाब से अगर देखेंगे, अलग-अलग मानसिकता होती है लोगों की, अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग-अलग दृष्टिकोण होता है लोगों का सोचने का, समझने का, किसी भी चीज़ को करने का। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे में हमको एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया के जो है संदर्भ में हो, पर्टिकुलर एरिया को जो समस्याएँ हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको आगे बढ़ कर के प्रशासनिक मामलों को एक प्रकार से वहाँ पर हैंडल करना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो वहीं पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो भी एक लोक प्रशासन की समस्या होती है। तो प्रशासन का जब विदेशी प्रतिमान हम लोग अपनाते हैं, तो ऐसा ही होता है। छठी समस्या ये आती है कि भ्रष्टाचार की समस्या। कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी क्या लगभग आप देखेंगे प्रशासनिक मामलों में भ्रष्टाचार कूट-कूट कर आजकल भर रहा है। हालाँकि आप देखिएगा कि अब लगभग में भ्रष्टाचार को लेकर के भी तमाम प्रकार के कानून बनाए गए हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार निरोधक कानून के द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने का लगातार प्रयास हो रहा है। तमाम प्रकार की चीज़ें आप देखेंगे, धांधली वगैरह, भ्रष्टाचार, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे अन्य प्रशासनिक मामलों की बात करें, हर एक क्षेत्र में जो था, वो धीरे-धीरे अब खत्म होने को एक प्रकार से है। तो कहीं न कहीं पे भ्रष्टाचार की समस्या जब अगर हो जाएगी, तो भी लोक प्रशासन की समस्या वहाँ पर भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा कभी-कभी क्या होता है, जब गरीबी बढ़ जाती है किसी भी देश में, तो वहाँ पर भी लोक प्रशासन में समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा कभी-कभी जन आक्रोश और हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, जब हिंसात्मक लोग हो जाते हैं या जो जनता होती है वो आक्रोश में होती है किसी मुद्दे को लेकर के, उस समय प्रशासन को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और ऐसी स्थिति में तमाम प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और वही समस्याएँ हैं लोक प्रशासन की, जो मैंने आपको बताई। तो ये तमाम प्रकार की समस्याएँ आपके समझ में आई हुई होंगी। दूसरा प्रश्न है, संगठन के प्रमुख प्रमुख सिद्धांत बताओ। संगठन का हुए, संगठन मतलब समझत हो ना, कई लोग इकट्ठा होई के कौनो एक मुद्दा का ध्यान में रख के जब इकट्ठा हो जाते हैं, तो वह संगठन होते हैं, लोगों का समूह होता है संगठन। अब संगठन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रश्न ये पूछा गया है। संगठन के प्रमुख सिद्धांत क्या-क्या हैं? बढ़िया प्रश्न पूछा गया है। संगठन जो होता है, वो कई लोगों के मिलने से बनाया जाता है और संगठन की बात की जाए तो किसी भी चीज़ को करने के लिए एक संगठन ज़रूरी होता है, चूँकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? तो संगठन बनाने के लिए कई प्रकार के सिद्धांतों को ध्यान में रख कर के आगे बढ़ना होता है। प्रशासन मतलब उसमें प्रशासन में संगठन की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, ठीक है? तो संगठन जो होता है अगर उसकी बात करें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? अब संगठन के प्रमुख सिद्धांतों में अगर बात की तो कई सिद्धांत हैं। सबसे पहली बात तो संगठन में प्राधिकार होता है। मतलब अब अपना-अपना सबका एक अधिकार होता है संगठन के लोगों का। दूसरी बात, उसमें एक नेता होता है जो कि नेतृत्व करता है संगठन में। तीसरी बात, पद सोपान होता है, कोई ऊँचे पद पर होगा, कोई नीचे पद पर होगा। मतलब पद सोपान का मतलब श्रेणीबद्ध प्रशासन, मतलब कि उच्चतर, निम्नतर या निम्नतर प्रशासकीय पदाधिकारी पर उच्चतर पदाधिकारी जो होते हैं उनका नियंत्रण होता है। जो मतलब ऐसे एक प्रकार से आप बोले कि जैसे आप देखें प्रशासनिक, अगर वहाँ पर देख लीजिए थाने में तो मान लेते हैं एसओ जो कहेंगे दरोगा करेंगे, दरोगा जो कहेंगे एसआई करेगा, एसआई जो कहेंगे वो कौन करेगा? एसआई कहेंगे तो सिपाही लोग करेंगे, ठीक है? सिपाही कहेंगे तो हवलदार वगैरह जो होंगे, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, होमगार्ड वगैरह सब करेंगे। तो इस तरीके से समझ रहे हैं चीज़ों को, यानी कि एक उच्चतर निम्नतर क्या होता है, एक पद होता है तो उसी को पद सोपान कहते हैं। कोई किसी का पद ऊँचा, किसी का थोड़ा नीचा। चौथी बात, सभी में समन्वय रहता है। समन्वय मतलब कि सभी लोग तालमेल के साथ आगे बढ़ते हैं। पाँचवीं बात, संगठन का जो सिद्धांत है, पाँचवाँ सिद्धांत है आदेश की एकता। कोई आदेश अगर दिया गया नेता के द्वारा या जो नेतृत्व कर रहा है संगठन का, उसके द्वारा अगर कुछ जो है नियम, कायदे या दिशा निर्देश दिए गए, तो उन दिशा निर्देशों को सभी लोग एकता में रह कर के पालन करते हैं उसका, उसी को आदेश की एकता कहते हैं। कोई उस पर प्रश्न नहीं खड़ा करता। छठी बात, नियंत्रण होता है एक प्रकार से इसमें। सभी लोगों पर नेता का नियंत्रण होता है और नेता पर भी सभी लोगों का नियंत्रण होता है। तो इस तरीके से नियंत्रण भी प्रत्येक व्यक्ति पर होता है, हर एक व्यक्ति का। इसके अलावा हस्तांतरण भी होता है,
ठीक है, यानी कि एक पद से दूसरे पद या फिर एक लोगों से दूसरे लोगों में क्या होता है, जो नीतियाँ होती हैं, कार्य करने की जो शैलियाँ होती हैं, कार्य कैसे करना है या आदेश की बात करें तो सभी में स्थानांतरण होता रहता है कि भाई तुम ये करो। ऊँचे पदाधिकारी थोड़ा नीचे वाले को बोलेंगे, नीचे वाले और नीचे वालों को बोलेंगे, इस तरीके से ऐसे-ऐसे करके पद सोपान ये चलता रहता है, मतलब कि ये हस्तांतरण होता रहता है। इसके अलावा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो निर्णय लेना होता है और नेता को एक निर्णय लेना सबसे परम आवश्यक होता है। अगर नेतृत्व करता अच्छा होगा तो निर्णय अच्छा ले पाएगा। डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो एक नेता को डेवलप करती है, एक नेता को अच्छा बनाती है। एक नेता के अंदर अगर डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, तो नेता कहलाने योग्य नहीं है। अगर किसी मुद्दे पर वो तुरंत डिसीजन लेने में समर्थ नहीं होता है तो नेतृत्व जान लीजिए उसका एकदम से ढीला है, ठीक है? समझ रहे हैं ना? तो ये होता है संगठन का प्रमुख सिद्धांत। तो ये 7-8 सिद्धांतों को ध्यान में रख कर के संगठन बनाया जाता है और इन्हीं आधार पर संगठन चलता है। संगठन आगे बढ़ता है और किसी भी मुद्दे को एक प्रकार से उसकी गंतव्य तक पहुँचाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे आपसे बन सकता है लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में क्या अंतर है? फटाफट से आप बताएँगे लोक प्रशासन क्या होता है और व्यक्तिगत प्रशासन क्या होता है? इसमें थोड़ा-सा अंतर बताएँ। लोक प्रशासन जो होता है उसमें सभी का प्रशासन होता है और जो व्यक्तिगत प्रशासन होता है वो प्राइवेट प्रशासन। देखिए लोक माने होता है एक प्रकार सरकारी प्रशासन, व्यक्तिगत माने होता है प्राइवेट प्रशासन सीधा। तो पहला अंतर यही होगा। देखिए पहला अंतर विषय क्षेत्र का दोनों में अंतर होता है। लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र होता है अत्यंत व्यापक होता है, ठीक है। व्यक्तिगत प्रशासन का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। दूसरा अंतर, लोक प्रशासन संपूर्ण देश और समाज का हित चाहता है। सारा देश सुखी हो, सारा समाज का हित हो, ये चाहता है लोक प्रशासन। जबकि जो व्यक्तिगत प्रशासन होता है, व्यक्तिगत प्रशासन की अगर बात करें भाई, तो व्यक्तिगत प्रशासन मात्र अपना हित चाहता है, जो एक प्रकार से मतलब जैसे वो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट संस्थाएँ हैं, वो केवल अपना हित चाहती हैं, उसमें लोगों का हित नहीं चाहती हैं। वो लोगों से लाभ कमाने की इच्छा के लिए किसी प्रकार के संगठन का निर्माण करती हैं। जबकि लोक प्रशासन जो होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, लोक कल्याण के कार्य के लिए होता है। लोगों को एक प्रकार से अच्छा माहौल देने के लिए, अच्छा एक प्रकार से सिचुएशन या अच्छी उनकी समस्याओं से उनका समाधान करने के लिए लोक प्रशासन कुल मिलाकर के देश और समाज के हित के लिए बनाया जाता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन अपने हित के लिए बनाया जाता है। तीसरा अंतर, लोक प्रशासन में वित्त कार्यपालिका देखती है। कार्यपालिका मतलब जो 3 पालिकाएँ होती हैं, कहाँ पर? देश में, किसी भी देश में। भारत में 3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करवाती है, ठीक है? कार्यपालिका में जितने मंत्री वगैरह होते हैं, कार्यपालिका में आते हैं, सरकारी सर्विस वाले सब कार्यपालिका में आते हैं। न्यायपालिका की अगर बात की है तो वो कानून से जुड़े हुए जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करती है। न्यायपालिका में जज, वकील ये सब आपके आ जाते हैं, ठीक है? तो न्यायपालिका है। विधायिका में आपके जैसे जो जैसे सांसद हो गए और मतलब नेता हो गए, मंत्री लोग कार्यपालिका में आ जाएँगे, ठीक है? सांसद और राष्ट्रपति ये सब जो होते हैं आपके संसद के दोनों सदन के जो विधायक और ये सांसद होते हैं, ये सब आ जाते हैं उसमें, जो कानून बनाते हैं संसद में बैठ कर के, ठीक है? तो लोक प्रशासन में वित्त कार्यपालिका देखती है, ठीक है? यानी जो पैसा-रुपया वाला मामला होता है, कार्यपालिका देखती है पूरा। जबकि निजी प्रशासन में जानते हैं क्या होता है? बाहरी व्यक्ति की ज़िम्मेदारी इसमें नहीं होती है, ठीक है? निजी प्रशासन में। निजी प्रशासन में जिसका प्रशासन है, निजी माने होता है प्राइवेट हो तो अपने जैसे मोदी जी मतलब अंबानी जी अब क्या करें कि कौनो प्रशासन रख लिए अपने हिसाब से, तो वो अपना खुदे देखिए ना, ओमन कार्यपालिका का कोनो हस्तक्षेप ना रहे, तो यही होता है। चौथी बात ये कि लोक और मतलब कि सेवा और मूल्य की दृष्टि से दोनों में अंतर होता है। लोक प्रशासन जो है संपूर्ण लोगों की सेवा करना चाहता है, व्यक्तिगत प्रशासन खुद की सेवा के लिए लगा होता है, ठीक है? इसके अलावा लोक प्रशासन की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रशासन में कर्मचारी अधिक उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से चूँकि लोक प्रशासन जो होता है सरकारी काम-काज देखते हैं लोग बहुत ढीला-ढाला तरीके से लोग करते हैं। प्राइवेट में क्या होता है कि भई उस पे निगरानी रखने के लिए तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो प्राइवेट काम बहुत ही मतलब अच्छा और मतलब चीज़ें अच्छी तो होती हैं लेकिन थोड़ी महँगी ज़रूर होती हैं, ठीक है? तो इस तक आप देखेंगे प्राइवेट स्कूलों में बच्चे आज क्यों पढ़ रहे हैं? चूँकि प्रशासन जो है वो इस प्राइमरी स्कूलों का ढीला हो पड़ गया था, लेकिन अब प्राइमरी स्कूल भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये होता है आपका लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में कुछ अंतर जो मैंने आपको बताएँ। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्टाफ और सूत्र में क्या अंतर है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। स्टाफ और सूत्र में क्या अंतर है भाई? स्टाफ और सूत्र की अगर बात करें तो स्टाफ जो होता है इसका संबंध सूत्र के प्रतिकूल परामर्श देने तथा नियोजन से होता है। सूत्र का संबंध कार्यों को करने से होता है, तो सूत्र कार्यों को करवाता है। स्टाफ जो होता है परामर्श देता है, ठीक है, और नियोजन करता है, एक मैनेजमेंट करने का काम करता है सूत्र, ठीक है, सॉरी स्टाफ। तो स्टाफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? झंडा या झंडी, मतलब छड़ी, ठीक है, डंडा या छड़ी से मतलब होता है स्टाफ का। जैसे किसी बुढ़े व्यक्ति को चलाने के लिए, चलने के लिए एक छड़ी की आवश्यकता होती है, एक डंडे की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए या कराने के लिए एक स्टाफ की जरूरत होती है, स्टाफ रूपी डंडे की जरूरत होती है। स्टाफ क्या करता है? सूत्र को किसी प्रकार की आज्ञा नहीं दे सकता और उसका कार्य सिर्फ सूत्र को उसके कार्यों में सहायता देना होता है, हेल्प करता है। स्टाफ के अंतर्गत मुख्य कार्यपालिका की सहायता हेतु अनेक विभागों और इकाइयों का गठन किया जाता है, तो ये सब होता है स्टाफ। तो कुल मिलाकर के पहला अंतर यही कि भई स्टाफ का संबंध सूत्र के प्रतिकूल परामर्श देने तथा नियोजन से होता है। सूत्र का संबंध किससे होता है? संबंध कार्यों को करने से होता है। दूसरा अंतर ये है कि स्टाफ जो होते हैं वो संस्थागत होते हैं, जबकि सूत्र जो होते हैं वो क्रियात्मक होते हैं। क्लियर? यानी कि सूत्र के द्वारा कार्य को संपन्न किया जाता है, क्रियात्मक होते हैं, और जो स्टाफ होते हैं संस्था होती है, कि नियमों की व्यवस्था होती है स्टाफ। तीसरी बात, स्टाफ अधिकारी केवल परामर्श देते हैं, जबकि सूत्र इकाइयाँ क्या करती हैं? आदेश देने का कार्य करती हैं। सूत्र इकाइयाँ आदेश देने का काम करती हैं, जबकि स्टाफ अधिकारी केवल परामर्श देते हैं कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ये सब। ठीक है? एक नियम, एक समितियाँ बनाई जाएँगी, बताएँगे कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बाकी इकाइयाँ जो होती हैं, सूत्र इकाइयाँ, वो एक प्रकार से आदेश देती हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करवाती हैं। चौथा अंतर ये है कि सूत्र का अर्थ, मतलब सूत्र का कर्तव्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, तथा स्टाफ का कर्तव्य सूत्र को लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य बनाना होता है, उसकी सहायता करना होता है। क्लियर? पाँचवाँ अंतर ये है कि सूत्र के कार्य साध्य हैं और स्टाफ के कार्य क्या हैं? साधन हैं। तो स्टाफ के कार्य साधन के रूप में सूत्र की सहायता करते हैं, और सूत्र क्या करता है? वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसके अलावा सूत्र का कार्य नीतियों का कार्यान्वयन करना होता है, जबकि जो स्टाफ होता है उसका कार्य होता है कि जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों के को बनाने में सहायता दे सूत्र की। ठीक है? कौन? स्टाफ। तो इस तरीके से स्टाफ और सूत्र में कुछ अंतर हो गया। तो स्टाफ भी समझ में आ गया आपको और सूत्र भी समझ में आ गया। चाहे स्टाफ अलग से पूछे क्या होता है, सूत्र पूछे तो आप बता पाएँगे, क्योंकि आपने दोनों को समझ लिया। पाँचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, नवीन लोक प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं? या नवीन लोक प्रशासन से क्या संबंध है आपका? तो नवीन लोक प्रशासन का मतलब होता है एक नया लोक प्रशासन। तो नवीन लोक प्रशासन एक गतिशील और परिवर्तनशील कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, जो आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, सामाजिक यानी सोशल, और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो परिवर्तन होता है उसी को लाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है, ताकि जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है? तो नवीन लोक प्रशासन हमेशा इन परिवर्तन की को लाने का प्रयत्न करता रहता है। इसमें भी विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है नवीन लोक प्रशासन में। नवीन लोक प्रशासन का जो उद्देश्य रहा है, जो एम रहता है, वो यह अध्ययन करता है कि लोक प्रशासन सामाजिक जो गोल्स हैं, जो सोशल गोल्स हैं, सामाजिक लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो तमाम प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों में किस तरीके से कार्य करता है। और विकास की इस अवधारणा ने परंपरागत प्रशासन को विकासात्मक प्रशासन के कार्य करने के ओर उन्मुख करा है, उसकी ओर ज़्यादा इंडिकेट करा है। तो नवीन लोक प्रशासन पोस्ट कार्ब सिद्धांत को स्वीकार करने के साथ प्रशासनिक सुधार पर बल देता है और आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकी या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है, जिसके माध्यम से विकास के कार्यों पर ज़्यादा फोकस करता है नवीन लोक प्रशासन। ठीक है? तो नवीन लोक प्रशासन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो विकास होता है उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से ये होता है आपका लोक प्रशासन। ठीक है? वो भी नवीन लोक प्रशासन। तो प्रशासन में इसमें एक शब्द आपने सुना होगा, पोस्ट कार्ब। अभी मैं पोस्ट कार्ब की व्याख्या करूंगा। मैंने एक प्रश्न पोस्ट कार्ब के लिए रखा है, लुथर गुलिक महोदय ने पोस्ट कार्ब विचारधारा दी है, उसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी होगा, लेकिन अभी मैं समझूंगा। मैंने प्रश्न रखा है लघु उत्तरीय में, यहाँ पर प्रश्न रखा है, मैं समझूंगा पोस्ट कार्ब के बारे में। ठीक है? 8वां प्रश्न यहाँ पर रखा है हमने। देखिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नवीन लोक प्रशासन आपका हो गया। छठा प्रश्न है, पद सोपान के बारे में कुछ बताएं। पद सोपान क्या होता है भैया? पद सोपान संगठन के प्रमुख सिद्धांतों में मैंने 8 सिद्धांत बताए थे। पहला सिद्धांत प्राधिकरण,
मतलब प्राधिकार, दूसरा नेतृत्व, तीसरा पद सोपान, चौथा समन्वय, पांचवा आदेश की एकता, छठवां नियंत्रण, सातवां हस्तांतरण और आठवां निर्णय लेना। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया संगठन के प्रमुख सिद्धांतों में। तो उसी में से पद सोपान जो है वो तीसरा प्रमुख सिद्धांत आता है संगठन का। तो संगठन का जो तीसरा सिद्धांत है पद सोपान वही होता है। अब पद सोपान का मतलब क्या होता है? श्रेणीबद्ध प्रशासन। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे प्रिंसिपल है, उसके ऊपर कौन है? प्रबंधक है। प्रबंधक कहेगा कि भाई कैसे तरीके से स्कूल चलाना है, तो प्रिंसिपल कहेगा ठीक है सर, मैं उसका मैनेज करता हूँ। तो प्रिंसिपल जो है इंग्लिश वाले को कब पढ़ाना है कॉलेज में, मतलब किस कक्षा में पढ़ाना है, उसको गणित वाले को कब पढ़ाना है, हिस्ट्री कब पढ़ाई जाएगी, सारी का सारा फिक्स कर कौन करता है? प्रिंसिपल करता है। तो जो पद सोपान होता है उसमें कोई मतलब एक संगठन में कोई बड़ा कोई छोटा, कोई मतलब कि उच्च पद पर होगा, कोई उससे निम्न पद पर होगा, कोई उससे निम्न पद पर होगा, मतलब इस तरीके से एक श्रेणीबद्ध प्रशासन होता है। निम्नतर प्रशासकीय पदाधिकारी जो होते हैं उन पर उच्च पदाधिकारी जो होते हैं उनका नियंत्रण होता है, यानी उच्च पदाधिकारी जो कहेंगे वो निम्न पदाधिकारी उसको करेंगे। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देता है। अधीनस्थ अधिकारी उन आदेशों का पालन करता है और इसमें प्रत्येक निम्न पदाधिकारी अपने से उच्च पदाधिकारी के आदेशों का पालन करता हुआ रहता है और इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है। ठीक है? जैसे थानाध्यक्ष बोलेंगे कि अरे भाई इधर जा करके देख ले उस गांव में क्या लफड़ा हुआ है। तो 4-5 मतलब कि एक दरोगा और 3-4 जो है हवलदार चल देंगे जिप्सी लेकर के और पहुंच जाएंगे उस गांव में। तो इस तरीके से अब दरोगा यहाँ पर आएगा जब जीप लेकर के गाँव में, तो वो जो है जो सिपाही लोग होंगे वो दौड़ करके मतलब ए इधर उठा लाओ, ये उठा लाओ, तो ये कौन बोलेगा? ये दरोगा बोलेगा, जो है मतलब कि जो यहाँ पर बैठा होगा क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा जो प्रशासन में होता है उच्चतर से निम्नतर की जो व्यवस्था होती है वही होता है पद सोपान। कौन किस पद पद होगा, पद पर है, किसी का पद ऊंचा है, किसी का पद नीचा है, तो ऊंचे वाले जो आदेश देंगे उनका पालन नीचे वाले जो पद वाली होंगे वो करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही होता है पद सोपान। सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण कैसे होता है? प्रशासन पर जो विधायिका, विधायिका माने जो कानून को बनाती है संसद। ठीक है? अच्छा, इसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा और जो आपके राष्ट्रपति महोदय होते हैं वो भी आ जाते हैं विधायिका के अंतर्गत। तो विधायिका जो कानून को बनाती है, ठीक है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाती है, न्यायपालिका जो कानून से जुड़े हुए विवादों का निपटारा करती है। तो ये तीन चीजें होती हैं जो कि सरकार के लिए उपयोगी होती हैं और सरकार इन्हीं तीनों से मिलकर के चलती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है? और जैसे आपने देखा कि राम मंदिर बना, तो राम मंदिर कहाँ से बना? न्यायपालिका के निर्णय के द्वारा बना। उस पर किसी का दबाव और किसी का कोई फोर्स नहीं रहा। ठीक है? तो इस तरीके से विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है कौन? न्यायपालिका। ऐसे ही कार्यपालिका और न्यायपालिका भी आपस में कहीं न कहीं पे थोड़ा बहुत संबंध ज़रूर रहता है, लेकिन एक दूसरे पर दबाव नहीं डालना चाहिए। ये लोक प्रशासन की व्यवस्था होती है। ये जो है लोकतंत्र की व्यवस्था होती है और लोकतंत्र में जो लोक प्रशासन है, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ता है। तो प्रश्न है ये कि प्रशासन पर विधायिका का क्या नियंत्रण होता है? तो लोक प्रशासन या प्रशासन पर विधायिका का कई तरीकों से नियंत्रण होता है, क्योंकि संसद सबसे पहली बात क्या करती है? पहली बात तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है, वो एक प्रकार से करके राष्ट्रपति का अभिभाषण, ये पहला फैक्टर होता है प्रशासन पर विधायिका के नियंत्रण का। दूसरा पॉइंट होता है प्रश्न पूछ करके किसी मुद्दे पर, जैसे कोई कानून बना या मतलब कि कोई चीज़ भवा, तो उस पे विधायिका एक प्रकार से प्रश्न पूछती है। तीसरी बात, वाद विवाद होती है संसद में, तो उस पर चर्चा की जाती है, तो ये करके। चौथी बात, काम रोको प्रस्ताव भी राष्ट्रपति लाता है। इसके अलावा संसद के लोग ही अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। इसके अलावा निंदा प्रस्ताव हो गया। इसके अलावा संसदीय समितियाँ तमाम सारी हैं। इसके अलावा ऑडिट के द्वारा, तो तमाम प्रकार के ऐसे चीज़ें हैं जिसके माध्यम से विधायिका प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे विधायिका नियंत्रण रखने के साथ-साथ कार्यपालिका भी प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है? चूँकि शासन की नीतियों का निर्धारण करने में कार्यपालिका जो होती है इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है, चूँकि कार्यपालिका में मंत्री वगैरह सब आ जाते हैं। ठीक है? प्रशासकों की नियुक्ति यही लोग करते हैं, कार्यपालिका के लोग। प्रशासकों का हस्तांतरण और निष्कासन सब वो उस विभाग के जो मंत्री होते हैं वही करते हैं। बजट के माध्यम से नियंत्रण रखते हैं, कानून के द्वारा नियंत्रण रखते हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई करके कार्यपालिका नियंत्रण रखती है प्रशासन पर। ऐसे ही प्रशासन पर विधायिका भी नियंत्रण रखती है। ठीक है? और न्यायपालिका भी इसी तरीके से नियंत्रण रखती है। क्लियर? तो इस तरीके से प्रशासन पर तीनों जो फैक्टर्स हैं उनका नियंत्रण होता है। कुल मिलाकर के प्रशासन का संबंध कभी-कभी कार्यपालिका से लगाया जाता है, लेकिन कार्यपालिका केवल प्रशासनिक मामलों में, वैसे तो देखेंगे तो कार्यपालिका ही पूरा का पूरा प्रशासन देखती है। ठीक है?
चूँकि हर एक विभाग के मंत्री होते हैं और उसके उसके द्वारा तमाम प्रकार के संगठनों का निर्माण किया जाता है और वो संगठन काम करते हैं धरातल तक आकर के। लेकिन जो न्यायपालिका और जो संसदीय मतलब जो विधायिका है उसमें भी प्रशासनिक व्यवस्था पाई जाती है और इसीलिए लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं है बल्कि न्यायपालिका और विधायिका तक भी सीमित है। मतलब कि विधायिका को भी अपने आप में समेटे हुई है। क्लियर? आगे देखिएगा तो ये हो गया आपका प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बजट से आप क्या समझते हैं? बजट का क्या तात्पर्य है? बजट को एक प्रकार से बूजट भी बोलते हैं कभी-कभी, ठीक है? और बजट की अगर बात की जाए तो वैसे तो बूजट शब्द से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और बजट का सीधा सा मतलब होता है जो 1 वर्ष का जो आय-व्यय का ब्यौरा होता है, वही अनुमान लगा करके कि भई इतना खर्चा, इतना को पूरा का पूरा ब्यौरा 1 साल का बजट में दिया जाता है। बजट शब्द जो है इसकी उत्पत्ति बूजट शब्द से हुई है। अब बूजट शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द? बूजट जो शब्द है, बूजट। बूजट शब्द ये फ्रेंच भाषा का यानी फ्रांस में जो भाषा चलती है उसी को फ्रेंच भाषा कहते हैं। तो उसी फ्रेंच भाषा से शब्द बना बूजट। बूजट का मतलब वहाँ पर क्या होता था जानते हैं? चमड़े का बैग या चमड़े का थैला, ये बूजट का मतलब होता है। सबसे पहले बजट शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। बजट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में किया गया। 1733 ईस्वी का समय है जब ब्रिटिश संसद के समक्ष वहाँ के वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ने अपने चमड़े के थैले से वित्तीय योजना संबंधी कुछ कागज निकाल करके पेश किया जब वहाँ पर, तो बजट, इसे बजट की संज्ञा दी गई उसी समय। तब से यह शब्द आय व्यय के अनुमानों के लिए प्रयोग में आने लगा। बजट में आय व्यय का वार्षिक अनुमान लगाया जाता है। भारत में बजट का जो शुरुआत हुआ है वो 18 फरवरी 1860 ईस्वी से बजट भारत में शुरू हुआ 18 फरवरी से, ठीक है? और इसके विशेषज्ञ जेम्स विल्सन जो है उनके द्वारा किया गया था भारत में ये। तो इस तरीके से बजट ये होता है, आय व्यय का ब्यौरा होता है। 1 साल में क्या खर्चा होगा और किस मुद्दे पर या किस क्षेत्र को कितना पैसा दिया जाएगा, ये सब उस बजट में जो है वो निर्धारित किया जाता है। तो बजट एक प्रकार से पूरे साल का काम करने का एक तरीका या किस सेक्टर को या किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जाएगा और कितने खर्च करने से पूरा वो सेक्टर ठीक-ठाक तरीके से काम करेगा, ये अनुमान होता है। तो बजट पूरा 1 वर्ष के एक प्रकार से आय और व्यय का क्या होता है? अनुमान होता है, उसी को बजट कहते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न, लोक निगम क्या होता है? फटाफट से आप बताएँगे। लोक निगम क्या है? लोक निगम किसे कहते हैं? बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोक निगम। लोक निगम मतलब जैसे संस्थाएँ तमाम प्रकार की होती हैं, वही लोक निगम होता है। लोक निगम का मतलब होता है निरंतर चलने वाला जो व्यापारिक संगठन होता है, वही लोक निगम होता है। इसमें सरकार, जनता और निजी उद्यमी जो होते हैं, उन सभी का सहयोग मिलता है लोक निगम में। अंग्रेजी के कॉर्पोरेशन शब्द से बना हुआ है लोक निगम और इसका मतलब होता है खास करके ऐसी विशेषताओं वाले व्यक्तियों का समूह जिसमें सबसे पहली बात जो एक व्यक्ति के समान कार्य करते हैं। पहली बात, ऐसा समूह जो कि एक व्यक्ति के तरीके से काम करता है वो लोक निगम होता है। दूसरी बात, उसे राज्य द्वारा कानून बना करके विशेष प्रयोजन पूरा करने के लिए बनाया जाता है कि भाई आप ये काम पूरा करोगे, इस काम के लिए एक निगम बना दिया जाता है कि भाई आपको ये काम करना है सरकार के द्वारा। तीसरी बात, अपनी पृथक कानूनी प्रक्रिया रखते हैं ये लोक निगम। और चौथी बात, अस्थाई होता है ये। पांचवी बात, इसमें सरकार और निजी उद्यमी दोनों का सहयोग इसमें होता है लोक प्रसाद मतलब कि लोक निगमों में। तो लोक निगम बेसिकली एक प्रकार से किसी मुद्दे को ध्यान में रख करके सरकार के द्वारा बनवाए जाते हैं और उसके बाद में फिर ये अस्थायी तरीके से काम करते हैं और उन मुद्दों को पूरा करते हैं जिन मुद्दों को ध्यान में रख करके इनका निर्माण किया गया था, इनको बनाया गया था। ठीक है, तो ये लोक निगम है। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कार्यपालिका के मुख्य कार्य बताइए। कार्यपालिका के मुख्य कार्य, कार्यपालिका जैसे जो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल पूरा होता है कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं और इसके अलावा सरकारी कर्मचारी वगैरह जो
हर एक सेक्टर में, और अधिकारी जो हैं बड़े बड़े, वो सब आपके कार्यपालिका में आ जाएंगे। ठीक है। तो प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना, सबसे पहली बात क्या, प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना ये कार्यपालिका का पहला काम होता है। जो प्रशासनिक जो तमाम प्रकार के नीतियां बनाई जाती हैं, उन नीतियों का निर्धारण कौन करता है, कार्यपालिका के लोग ही करते हैं। दूसरी बात, कर्मचारियों की नियुक्ति करना हुआ और कर्मचारियों को उनके पद से हटाना हुआ, यानी इसको हिंदी में पदच्युति बोलते हैं। नियुक्ति और पदच्युति, नियुक्ति माने उनको नौकरी में रखना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कर्मचारियों को कितने कर्मचारी रहेंगे, काम करेंगे, ठीक है, तो उन कर्मचारियों की नियुक्ति करना, तो एक ये होता है। और उनको पदच्युति यानी उनको उनके पद से हटाना, ये भी कार्यपालिका का ही काम होता है। तीसरा काम होता है निर्देश और आदेश जारी करना। कोई निर्देश या डायरेक्शन हुआ, कोई आदेश जारी करना हुआ, तो वो भी कौन करता है, कार्यपालिका करती है किसी भी मामले को लेकर के प्रशासन में। चौथी बात, कार्यों में समन्वय स्थापित करना, यानी जो भी काम हो रहे हैं उनमें तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ना, ये भी एक काम होता है कार्यपालिका का। इसके अलावा कूटनीति से रिलेटेड जो काम होते हैं वो भी कार्यपालिका के द्वारा ही करवाए जाते हैं। कार्यपालिका ही कूटनीतिक कार्यों में एक प्रकार से महती भूमिका निभाती है, अच्छी भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा अगला काम है सैन्य कार्य, जो सेनाओं से रिलेटेड काम होते हैं। जैसे आप देखें रक्षा मंत्री बना दिए थे, तो रक्षा मंत्री अपना सेनाओं से रिलेटेड काम को देखते हैं, तो सैन्य कार्य भी करते हैं। इसके अलावा प्रशासकीय कार्यों की अगर बात की जाए, तो प्रशासकीय कार्य भी जो है किया जाता है। ठीक है, प्रशासकीय काम भी एक प्रकार से कार्यपालिका के द्वारा ही संपन्न करवाए जाते हैं। तो इस तरीके से कार्यपालिका के ये काम होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका के सारे काम होते हैं। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। 4 या 5 प्रश्न आपको करने हैं खंड बा से। 150 शब्द या 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। राम मनोहर लोहिया का पेपर आप देंगे तो 150 शब्द, और अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का देंगे तो 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। 4 या 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। राम मनोहर लोहिया में 4 ही प्रश्न करने होंगे, और दीर्घ उत्तरीय में हो सकता है महात्मा गांधी में आपको 5 प्रश्न करने को दिया जाए। हालांकि जैसा पेपर में आपको दिया जाएगा आप अपने हिसाब से करिएगा। पेपर में आपको लिखा होगा दिशा निर्देश, उसी के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करवाऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ठीक है। आप महासंग्राम वीडियो और एक इससे पहले वाला मॉडल पेपर है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, नियोजन क्या है, नीति आयोग की भूमिका बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नियोजन का मतलब क्या होता है, जानते हैं नियोजन क्या होता है? तो नियोजन किसी काम को करने से पहले उसे सोचने की जो मानसिक प्रक्रिया होती है, उसी को कहते हैं। यानी किसी काम को करने से पहले उसे सोचने की मानसिक प्रक्रिया ही नियोजन कहलाती है। और यह कार्य नियोजन के निर्धारण की विवेकपूर्ण और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया होती है। कुल मिलाकर के हमको अगर हम देखें कि भविष्य में क्या करना है, किसे करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किन साधनों का प्रयोग करके हमको एक काम करना है, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों का पूर्ण निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। पहले से हमको इसी चीज पता हो जाए कि कौन कौन सा काम करेगा, किसको कौन सा काम करना है, कितना लाभ होगा, कितनी हानि, मतलब कितना, मतलब कि क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये सारी चीजें हम सोच विचार करके जब करते हैं तो उसी को नियोजन कहते हैं, आयोजन कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। प्लानिंग जिसको बोलते हो यार, वही होता है नियोजन। ठीक है। तो नियोजन वह प्रबंध होता है, वह मैनेजमेंट कार्य होता है जो इस बात पर पूर्ण निर्धारण करता है कि संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति भविष्य मतलब हेतु भविष्य में कौन कौन से कार्य पथ का अनुगमन करना है, किन किन रास्तों का प्रयोग करके हमको आगे बढ़ना है और इस तरह जाना है आगे, मतलब कार्यों को संपन्न हमको कैसे करना है, ये सारी चीजें नियोजन कहलाती है। हेंस तथा मैसी की परिभाषा पर अगर हम फोकस करें तो कहते हैं कि नियोजन जो होता है प्रबंधक का वह कार्य होता है जो वह इस संबंध में कि उसे क्या करना है पहले ही निश्चित कर लेता है। यह एक विशेष प्रकार की निर्णयन प्रक्रिया है और इसका सार तत्व है मतलब सार एवं मतलब तत्व और सार क्या है, भविष्य है। भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये होता है। हॉज और जॉनसन कहते हैं कि बेहतर कार्य निष्पादन करने के लिए या बेहतर काम करने के लिए भविष्य का पूर्व अनुमान करने का जो प्रयत्न होता है वही नियोजन होता है। तो संक्षेप में अगर कहें तो नियोजन भविष्य
के गर्भ में देख करके सर्वोत्तम वैकल्पिक पथ का चुनाव करना, ताकि निश्चित परिणामों की प्राप्ति हम कर पाएँ। ये होता है नियोजन। अब नीति आयोग की क्या भूमिका है नियोजन में, इसको समझते हैं। नीति आयोग की अगर बात की जाए तो इससे पहले नीति आयोग को योजना आयोग कहा जाता था। 2014 की बात है, मोदी जी की सरकार आती है। योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया जाता है। तो 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग में जो कुछ कमियां थीं, जिसके कारण नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया। नीति आयोग में वित्तीय क्षेत्र से संबंधित लोक सेवकों और हस्तियों को शामिल किया जाता है। योजना आयोग की तरह नीति आयोग के भी काम होते हैं। नीति आयोग जो होता है, राज्यों को वित्तीय सहयोग देने की सिफारिश करता है। केंद्र और राज्यों के बीच में धन का बंटवारा करना, या किस प्रकार से किया जाएगा बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में, किस राज्य को कितना धन दिया जाए, इसका निर्धारण नीति आयोग के द्वारा ही होता है। नीति आयोग एक प्रकार से केंद्र की तरफ से धन के आवंटन की सिफारिश राज्यों के लिए करता है, और राज्य के प्रतिनिधि के साथ वह चर्चा करता है। तो इस तरीके से ये नीति आयोग होता है। नीति आयोग की अगर बात की जाए तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री अपना स्वयं होता है। ठीक है। नियोजन का उद्देश्य है कि क्रियाओं में एकता उत्पन्न करना, शक्ति समन्वय को जन्म देना, निर्देश दे करना, पूर्वानुमान लगाना, मितव्ययिता व्यक्त करना और लक्ष्य प्राप्ति को संभव बनाना, ये प्रशासकीय नियोजन का उद्देश्य है। और इसमें नीति आयोग की अगर बात की जाए तो भारत में नीति आयोग ये सारे काम करते हैं। प्रशासनिक समस्याओं की अगर बात, मतलब प्रशासनिक मामलों में अगर देखें तो नीति आयोग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। पहली बात, प्रशासन के सामने सबसे बड़ी समस्या लक्ष्यों के निर्धारण की होती है कि क्या लक्ष्य रखा जाए। उचित लक्ष्य निर्धारण की लालसा होते हुए प्रशासन असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि साधन सीमित होते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, समस्याएं उत्पन्न करती हैं मार्ग में, जैसे कि किसी भी काम को संपन्न करने में। तो उस चीज़ों को एक प्रकार से करने के लिए हम अलग तरीके से एक नियोजन करते हैं। तो वही प्रबंध होता है, चूँकि समस्याएं बहुत सारी होती हैं और भारत के में नियोजन की कई सारी समस्याएं होती हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो नीति आयोग जो होता है वो भी इन चीज़ों पर फोकस करता है और इसके अकॉर्डिंग काम करता है। क्योंकि आप देखेंगे भारत में नियोजन को सोवियत संघ से ग्रहण किया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। दूसरी समस्या ये आती है जब हम किसी भी जो है काम को आगे बढ़ाते हैं, वित्तीय समस्या भी मुख्य प्रशासकीय समस्या होती है। धन कहाँ से ला करके किस मद में खर्च करना है, कितना खर्च करना है, इस पर भी असमंजस बना रहता है। तो नियोजन के द्वारा इसी असमंजस को दूर किया जाता है। तीसरा समस्या आती है, प्रशासन इस बात का सही आकलन नहीं कर पाता कि हमारे पास कितने साधन उपलब्ध हैं, इसीलिए उसकी नीतियाँ कभी-कभी निष्फल हो जाती हैं। तो प्रशासन की इस कमी को पूरा करने के लिए आयोग का गठन किया जाता है, ताकि वो आयोग जो है इस पर काम करे कि हमारे पास कितना धन है, कितनी चीज़ें हैं और किस तरीके से उसको हमको आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से भारत में नियोजन की कई समस्याएँ हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ नियोजन के आधार पर कार्यों का संपादन किया जाता है और इस तरीके से कार्यों को हम संपन्न करते हैं और उसमें जो समस्याएं हैं उसको खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है? और उसमें नीति आयोग की बड़ी जबरदस्त भूमिका है। दूसरा प्रश्न है, प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारणों पर प्रकाश डालिए। प्रशासन में भ्रष्टाचार के क्या-क्या कारण हैं? ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रशासन में भ्रष्टाचार के कई कारण हैं। प्रशासन में भ्रष्टाचार की अगर बात की तो देखें, शासकीय भ्रष्टाचार आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो देश सभी शासन व्यवस्थाओं में प्रचलित है। इसके अनेक तत्व होते हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं में जो एक प्रकार से लोभी व्यक्ति जो होते हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? आप देखिएगा जैसे कि जो है भ्रष्टाचार जो है ये लगातार आप देखेंगे, चाहे मतलब एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अधिकांश देशों में प्रशासन रिश्वत और भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी तुलना में हम उन झाड़ और झाड़ियों से कर सकते हैं जिन जो सामान्य रूप से उग जाते हैं और ये भूमि के श्रेष्ठ तत्वों का कष्ट कर, मतलब कि जो हमारे पृथ्वी के जो उर्वर क्षमता उसको छीण कर देते हैं। तो उसी तरीके से भ्रष्टाचार जो होता है, हमारी जो नीति होती है, जो हमारे नियम कायदे होते हैं, जो प्रबंधकीय काम होते हैं, उनको एक प्रकार से उसकी जो एक प्रकार से क्वालिटी, उस क्वालिटी को कम कर देते हैं भ्रष्टाचार। ठीक है? तो भ्रष्टाचार ये होता है। प्रशासन में भ्रष्टाचार जो होता है ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि एक
उर्वर भूमि में जो झाड़ियाँ होती हैं वो उसकी उर्वरता को खत्म कर देती है मिट्टी की। उसी प्रकार से प्रशासन में भ्रष्टाचार जो होता है, वो भ्रष्टाचार की जो उर्वरता होती है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की जो क्वालिटी मतलब जो प्रशासन की क्वालिटी होती है, भ्रष्टाचार उसको खत्म कर देता है। ठीक है? इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि देश में भ्रष्टाचार ब्रिटेन से विरासत के रूप में मिली है। भारत में जब चूँकि ब्रिटेन का शासन रहा, तो वही लोग यहाँ पर भ्रष्टाचार छोड़ कर के गए। ब्रिटिश शासन के दौरान देशी रियासतों से वायसराय के द्वारा उपहार के रूप में कुछ वस्तुएं ली जाती थी, जिसे देने के लिए रिश्वत का सहारा दिया जाता था। बाद में इसका प्रचलन बड़े पैमाने पर होने लगा और आज वही चीज़ हम लोग जो है रिश्वत के रूप में जानते हैं। दूसरी बात, युद्ध काल के दौरान वस्तुओं के अभाव ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया। वस्तु की कमी होने के कारण से उसके दाम बढ़ गए, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। तीसरी बात, स्वतंत्रता के बाद भारत को प्रशासकीय मशीनरी विरासत के रूप में मिली थी। वह काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और इसके मुख्य कारण थे कि युद्धकालीन उपेक्षा और अधिकारियों की कमी, जिसके परिणाम स्वरूप अयोग्य व्यक्तियों को शीघ्र पदोन्नति हुई। वे नैतिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर थे, जिससे भ्रष्टाचार जो है उसको बढ़ावा मिला। जब जो उस पद के लिए बढ़िया तरीके से योग्य नहीं है, उसको उस पद पर बैठा दिया गया, ठीक है? तो फिर क्या होगा? भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। चौथा कारण ये रहा कि प्राचीन काल में सादा जीवन उच्च विचार नैतिक आदर्श माना जाता था। इसने सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक आचरण को प्रभावित किया था। लेकिन विरासत विकसित समाज क्या हुआ, धीरे धीरे औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ और व्यक्ति के मूल्यों में ह्रास हुआ। जो नैतिकता थी उसमें कमी आई। दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे जो नैतिक विचार थे, जब ऐसे हुआ कि भाई नैतिक विचार सब खत्म हो रहे हैं, तो भ्रष्टाचार उससे आगे बढ़ा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। इसके अलावा पाँचवाँ कारण ये रहा कि भारत में निर्धनता और बेरोजगारी भी भ्रष्टाचार का कारण बनती रही। क्योंकि रेलवे में भ्रष्टाचार की जाँच के लिए जो कमेटी बनी थी, उसने इसका कारण निर्धनता ही बताया। भारत तथा अन्य देशों में प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना का अंतर है, जिससे व्यक्तियों का आचरण भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि भाई जिसके पास पैसा नहीं है और किस तरीके से वो पा गया किसी मुद्दे को लेकर के, तो भ्रष्ट सोचेगा किसी तरीके से कोनो मेरे से चाहे खेतों में बेच के कोनो मेरे से नौकरी लगवा दें, तो सोचता है कि जो लोग होते हैं कि भाई गरीबी तो खत्म हो जाएगी। देश के अधिकांश युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जिसके कारण से वे अपना दिमाग भ्रष्टाचार में ही लगा देते हैं। ठीक है? इसके अलावा भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कोई कठोर कानून नहीं बनाया गया है, जिसके कारण से उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि देश का कानून भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं लगाया गया है जो कानून भ्रष्टाचार निरोधक कानून हो। हालांकि अब तो बनाए गए हैं कई सारे कानून। इसके अलावा औद्योगिक और व्यापारी वर्ग भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहा है। अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से वो अनैतिक साधनों का सहारा लेकर के अपने जो है चीज़ों को कर रहा है, अपने जो है काम को का संपादन कर रहा है, अपने काम को कर रहा है। हर एक चीज़ में आप देखेंगे मिलावट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की लालसा में। ऐसे तमाम प्रकार के कारण। इसके अलावा धन और पद का प्रलोभन भी भ्रष्टाचार का कारण बनता जा रहा है। सामान्य वर्ग प्रायः धन और पद का प्रलोभन देकर के अधिकारियों को भ्रष्ट होने की प्रेरणा देते हैं और ऐसा माना जाता है कि भ्रष्ट अधिकारियों को शासक वर्ग का संरक्षण प्राप्त होता है, तभी वो ऐसा कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये भ्रष्टाचार के कारण हैं जो मैंने आपको बताए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। तीसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, प्रत्यायोजन क्या है, इसके प्रकार और गुण दोष बताएं। प्रत्यायोजन की अगर बात की जाए तो प्रत्यायोजन प्रत्यायोजन ये इसका मतलब क्या होता है? तो प्रत्यायोजन कार्य को अन्यों के साथ बाँट करके या दूसरे लोगों में अपने कार्य को बाँट करके करने का एक रास्ता या एक तरीका होता है कि भाई काम कुछ बड़ा आ गया और उस काम को अकेले हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने अधीनस्थों को उस काम को करने के लिए क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे कि भाई आप ये काम करो, इसमें बाँट देंगे कुछ लोगों में, ठीक है? तो वो होता है आपका प्रत्यायोजन। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो प्रत्यायोजन क्या होता है? एक ऐसा रास्ता होता है जिसके द्वारा अधीनस्थों के समूह तथा उनकी योग्यता का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। प्रत्यायोजन अधीनस्थों को शक्ति, उत्तरदायित्व और अधिकारों को देकर के कार्य करने या कराने की एक प्रक्रिया होती है। अधीनस्थों तथा प्रवरों के मध्य एक आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं ही समस्त कार्यों को नहीं कर सकता है और इसके लिए उसको कई लोगों को रखना पड़ता है और वो लोग जो है उनके काम को, जो एक बड़ा काम है उसको धीरे धीरे करके कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो इस तरीके से सभी का अपना सेक्टर बढ़ जाता है और इस तरीके से काम संपन्न होता है। जैसे कि भारत सरकार की अगर बात की तो मोदी जी अकेला काम सारा नहीं कर पाएंगे ना।
अकेला मोदी जी सारे काम को थोड़ी ना करते हैं। आपने क्या किया, मोदी जी ने अलग अलग जो है विभाग के अलग अलग मंत्री हैं, अलग अलग लोग हैं, तो अपने अपने हिसाब से वो करते हैं। मोदी जी बस एक दिशा निर्देश देते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम होता रहता है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रत्यायोजन। एफ जी मूरे के अनुसार अगर देखें प्रत्यायोजन का अर्थ, तो प्रत्यायोजन का अर्थ है अन्य व्यक्तियों को कार्य करने का वितरण करना, या अन्य व्यक्तियों को कार्य करने का वितरण करना है और उससे कराने हेतु अधिकार प्रदान करना उसको। ठीक है, थियो हैमन के अनुसार अगर देखें तो कहते हैं कि अधिकार सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में काम करने हेतु अधिकार प्रदान करना होता है। कुल मिलाकर के प्रत्यायोजन जो होता है वो किसी दूसरे को काम करने के लिए, या जो कोई उच्च अधिकारी जो होता है उनके जो निम्न अधिकारी होते हैं उनको कार्यों में बंटवारा करना प्रत्यायोजन कहलाता है। ठीक है, सत्ता के हस्तांतरण से तात्पर्य होता है इसका। ठीक है, किसका भाई, तो प्रत्यायोजन का। इसके प्रकार क्या है प्रत्यायोजन के और गुण दोष। प्रत्यायोजन मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला प्रकार है लिखित और मौखिक प्रत्यायोजन, पहला। दूसरा प्रकार होता है प्रत्यायोजन का कौन सा, औपचारिक और अनौपचारिक प्रत्यायोजन। तीसरा होता है सामान्य और विशिष्ट प्रत्यायोजन। ठीक है, क्या होता है कि इसमें जैसे जो आपका पहला मैंने बताया था उसमें लिखित और मौखिक, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि लिखित साक्ष्यों के आधार पर आप लिख देते हैं कि भाई आपको ये काम करना, आपको ये काम करना है। मौखिक में बता दिए कि भाई अरे थोड़ा सा काम ये बचा, आप ये कर डालो, बड़ा अधिकारी बोलता है, तो ये लिखित मौखिक होता है। औपचारिक मतलब एक एक सिस्टमेटिकल वे में एक सरकारी कर्मचारी में आप देखते हैं जिस तरीके से होता है कि भाई जो है औपचारिक हो गया तो वो सरकारी कर्मचारी में भाई ये काम आपको करना है पूरा एक व्यवस्थित तरीके से। अनौपचारिक में कोई ऊबड़ खाबड़ मिल गया कि भाई अरे तुम ये काम, तुम्हारा ये काम था, तुम ये काम कर लो, आज तुम्हारा ये काम हो गया, तुम आज, अच्छा ये काम था तुम्हारा, तुम्हारा काम आज नहीं है तो चलो ये काम कर लो तुम, ऐसे करके, तो वो अनौपचारिक हो गया आपका। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट आपका होता है कि जब किसी विभाग की समस्त क्रियाओं का कार्यभार एक व्यक्ति को सौंप दिया जाता है तो ऐसी जो है सुपुर्दगी सामान्य प्रत्यायोजन कहलाती है। और इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति को पूरा कार्य ना सौंप करके कोई विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है तो उसको विशिष्ट प्रत्यायोजन कहते हैं। तो ऐसे ही होता है ये। चौथा होता है पूर्ण और आंशिक प्रत्यायोजन। पांचवा होता है सशस्त्र और मतलब कि सशर्त और असर्त प्रत्यायोजन, जब एक शर्त के साथ और जब बिना किसी शर्त के साथ दिया जाता है काम। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रत्यायोजन। तो इस तरीके से 6 प्रकार के प्रत्यायोजन को हम बांट सकते हैं। गुण और दोष की अगर बात की है इसके, तो प्रत्यायोजन के गुण की अगर बात की है, महत्व की बात की है, तो पहला महत्व है कि मानवीय अपूर्णता का पूरक है प्रत्यायोजन। मतलब प्रत्यायोजन मानवीय अपूर्णता का पूरक है चूंकि यह मानवीय सीमाओं और क्षमताओं का विस्तार करता है। प्रत्येक व्यक्ति सभी क्रियाओं में जो है दक्ष नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति हर एक क्रियाओं को नहीं कर सकता। उन्हें जो है वह स्वयं और ना ही उसको स्वयं कर पाता है कोई व्यक्ति, और ना ही अकेले कर पाता है, ना ही एक प्रकार से कोई एक व्यक्ति दूसरे को सौंप करके कर पाएगा। तो कई सारे व्यक्ति होते हैं जिसके कारण से होता है वो चीजें। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति सभी क्रियाओं में दक्ष नहीं होता है और ना उन्हें वह स्वयं ही कर पाता है, उसे अन्य व्यक्तियों की सहायता की जरूरत होती है और इस जरूरत की पूर्ति हेतु प्रत्यायोजन की आवश्यकता होती है। तो मानवीय अपूर्णता का पूरक है, पहली बात। दूसरा महत्व इसका यह है कि प्रबंधकीय गुणों के विकास के साधन के रूप में काम करता है प्रत्यायोजन। ठीक है, तीसरी बात तकनीकी जटिलताएं जो होती हैं प्रत्यायोजन की आवश्यकता पर बल देती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार की क्रियाएं ना तो समझ सकता है और ना ही उन्हें कर सकता है, इसीलिए उसके लिए विशिष्ट योग्यता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी आवश्यकता होती है और इन विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रत्यायोजन करना ही होता है। इसके अलावा नैतिक स्तर और मनोबल में वृद्धि होती है प्रत्यायोजन के द्वारा। ठीक है, चूंकि आप देखते हैं कि अधीनस्थों के मनोबल को ऊंचा उठाता है ये, क्योंकि अधीनस्थों को अधिकार और दायित्व सौंपने से वे अपने स्थान का महत्व समझते हैं, ईमानदारी और पूर्ण श्रद्धा और लगन के साथ काम करते हैं। इसके अलावा प्रबंध कार्यों में सुविधा होती है, तत्काल निर्णय भी इसमें ले लिया जा सकता है। तो इस तरीके से ये इसके महत्व होते हैं किसके, प्रत्यायोजन के। जबकि दोष की अगर बात की है तो इसके दोष में कई सारे दोष हैं, क्योंकि प्रबंध को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ सीमाओं और मर्यादाओं में रहते हुए यह कार्य करना पड़ता है। क्योंकि आपने अपना काम अगर किसी को दे दिया तो हो सकता है वो काम अच्छा ना कर पाए, तो फिर आपके ऊपर सारा ब्लेम आएगा ना। तो इसके लिए कई सारे जो है दोष होते हैं इसके। पहली बात तो ये कि सामान्य वित्तीय नियंत्रण और निश्चित धनराशि से अधिक व्यय को स्वीकृत करने का अधिकार किसी को नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, नई नीतियों और योजनाओं को स्वीकार करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, नियम निर्णय निर्माण का अधिकार भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। चौथी बात यह है कि
चौथी बात ये है कि विशिष्ट ऊंचे पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार भी नहीं देना चाहिए। पांचवी बात, अपने अधीनस्थों के विरुद्ध की गई अपीलें सुनने का अधिकार भी एक प्रकार से आप देखते हैं ये भी एक दोष ही है। इसके अलावा तो कुल मिलाकर के उपर्युक्त अधिकार मुख्य प्रशासक को संगठन में अपना प्रभावशाली नियंत्रण और प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अतः उसके पास ही रहने चाहिए, ये दूसरे व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। तो ये जो है प्रत्यायोजन के गुण, दोष और प्रकार, और प्रत्यायोजन क्या होता है उसको मैंने बताया कि अपने कार्यों को अपने अधीनस्थों में बांटना ही ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोक निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। लोक निगम के क्या कार्य हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोक निगम के कई कार्य हैं। ठीक है, लोक निगम की अगर बात की है तो लोक निगम के कई कार्य हैं। लोक निगम की अगर मैं बताऊं आपको तो लोक निगम का, जैसे कि लोक निगम जो है लोक नीति के एक यंत्र के रूप में नियंत्रण से मुक्त एक कार्यशील संगठन होता है और ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी कई विशेषताएं होती हैं। पहली बात तो ये व्यक्ति मतलब कि ये एक व्यक्ति के समान काम करते हैं लोक निगम। ठीक है, दूसरी बात, इन्हें राज्य के द्वारा अधिकार पत्र अथवा कानून बना करके विशेष प्रयोजन के द्वारा पूरा करने के लिए बनाया जाता है। तीसरी बात, अपना पृथक कानूनी व्यक्तित्व रखता है लोक निगम। इसके अलावा ये सब प्रकार के अनुबंध ठेकेदार मतलब ठेके समझौते करता है। इसको भंग करने के लिए इस पर अभियान चलाया जा सकता है। इसे संपत्ति रखने और प्राप्त करने के पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं लोक निगमों को। इसके अलावा इसका जीवन इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों से अधिक लंबा होता है। निगम निरंतर चलता रहता है। अगर मान लेते किसी ने इस निगमों को बनाया तो निगम अस्थायी होते, भंग नहीं होते हैं। एक काम संपन्न हुआ उसके अंदर भंग नहीं किए जाते हैं, ये चलते रहते हैं। फिर वो व्यक्ति शासन में रहता है तो जब तक रहता तब तक चलेगा, फिर नहीं भी रहता तब भी वो चीज़ें निगम जो होते हैं बरकरार रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार सरकारी निगम सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले संगठन होते हैं जिनको व्यावसायिक निगमों की भांति चलाया जाता है। तो ये सब होते हैं। ठीक है, निगम की अगर बात की तो डिमॉक कहते हैं निगम की परिभाषा को देते हुए कि लोक निगम सरकारी उद्यम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने अथवा वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी संघीय राज्य अथवा अस्थायी कानून के द्वारा जो है बनाई या करी जाती है, दी जाती है। ठीक है, दूसरी बात ये कि पिकनर जो कहते हैं, पिकनर कहते हैं कि निगम का एक ऐसा निकाय जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्तियों के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है। ठीक है, वो होता है आपका निगम। लोक निगम के मुख्य रूप से 3 काम माने जाते हैं। कौन कौन से 3 काम है इसके? पहला काम ये है कि साख को बढ़ाना, यानी जो साख मतलब जो तरलता है, या एक प्रकार से बोले तो मतलब एकदम से एक रुपए पैसे की व्यवस्था या पूरे के पूरे काम को संपन्न करने की व्यवस्था करना। साख को बढ़ाना और उसके लिए सुगम बनाना, ये निगम का पहला उद्देश्य। दूसरा काम होता है किसी औद्योगिक, व्यापारिक या अन्य किसी आर्थिक कार्य के लिए लोक निगम बनाना, मतलब लोक निगम ही होता है। ठीक है, तीसरी बात, किसी प्रदेश विशेष के बहुधंधी विकास के लिए निगम जो है काम करता है। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में पुनर्वास वित्त निगम का उद्देश्य शरणार्थियों को ब्याज की थोड़ी सी दर पर ऋण देना है ताकि वे अपना व्यवसाय चला सके। इसी प्रकार औद्योगिक वित्त निगम का उद्देश्य उद्योगों के विकास में सहायता देता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए निगमों का एक प्रकार से जो है व्यवस्था निगमों की करी जाती है ताकि वो जो है अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हो सके और आगे बढ़ा सके देश को। ठीक है, तो ये लोक निगम होते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। पांचवा प्रश्न, विभागीय संगठन के 4P सिद्धांत को समझाइए। 4P का सिद्धांत क्या है? 4P का मतलब होता है, हर एक P का अपना अपना अर्थ होता है इसमें P का। ठीक है, 4P अगर की बात की है तो संगठन का एक सिद्धांत है ये 4P। और आप देखिएगा संगठन में अगर बात की 4P का मतलब इसको दिया है लुथर गुलिक ने। लुथर गुलिक ने 4P की व्यवस्था करी है। 4P का मतलब क्या होता है? पहले P का मतलब होता है पर्पज। पर्पज का मतलब होता है कार्य या उद्देश्य। ठीक है, दूसरा P का मतलब होता है प्रोसेस। ठीक है, यानी प्रक्रिया या प्रविधि। ठीक है, तीसरे P का मतलब होता है पर्सन यानी कि व्यक्ति, और चौथे P का मतलब होता है प्लेस यानी कि क्षेत्र या कोई प्रदेश। तो ये 4P जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है? पर्पज, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। लुथर गुलिक ने इन्हें 4P के नाम से संबोधित किया। तो जो पहला है आपका पर्पज, पर्पज की बात की जाए कोई भी विभाग बनेगा, कोई भी संगठन बनाया जाएगा तो किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो अगला P है आपका प्रक्रिया या प्रविधि, जिसको आप बोलते हैं प्रोसेस।
तो किसी न किसी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर मतलब कोई ना कोई प्रक्रिया एक प्रकार से होगी। प्रक्रिया जब संगठन का आधार होती है, तो ऐसे सारे लोग जो एक ही प्रक्रिया काम में लाते हैं, उन्हें एक विभाग में संगठित किया जाता है। प्रक्रिया से तात्पर्य एक विशेष प्रकार के कार्य करने की तकनीकी या टेक्निक से होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सांख्यिकी, स्टेनोग्राफी, ये सब एक प्रकार से प्रविधि होते हैं। तीसरा है पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति। तो प्रशासकीय संगठन का एक आधार वे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी सेवा की जा रही है। इस व्यक्ति या इस पद्धति के अंतर्गत किसी वर्ग विशेष के सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासकीय विभाग का संगठन किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये व्यक्ति को ध्यान में रख कर के चीज़ें होती हैं। क्लियर? तो जैसे भारत में जनजाति कल्याण विभाग जनजातियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, स्वास्थ्य विषयक और अन्य इसी प्रकार की आवश्यकताओं की देखभाल करते हैं। तो व्यक्ति प्रति व्यक्ति या फिर इस तरीके से तो पर्सन को ध्यान में रख करके। तीसरा होता है आपका क्षेत्र या प्रदेश। क्षेत्र या प्रदेश के आधार पर बनाए गए जो संगठन होते हैं, वो ऐसे सभी लोगों को एक ही विभाग में लाया जाता है जो एक ही क्षेत्र में कार्य करते हैं। जिला प्रशासन क्षेत्र के आधार पर संगठन का उदाहरण जैसे कि दामोदर घाटी विकास निगम, उत्तरी पूर्वी भारत सीमांत एजेंसी और विदेशी विभाग में उप विभागों का संगठन इसी प्रकार होता है। तो ऐसे संगठन में उन लोगों को जो कि किसी एक क्षेत्र विशेष में काम करते हैं, चाहे उनका उद्देश्य जो भी हो, प्रक्रिया जो भी हो, सेव्य समुदाय जो भी हो, एक संगठन में संगठित किया जाता है। तो वो होते हैं एक प्रकार से जैसे भारत में पंचायत समिति, पंचायत आदि का जो है एक प्रकार से इकट्ठा या उनके आधार पर संगठनों को इकट्ठा करना। तो ये 4 होते हैं 4P का सिद्धांत जो मैंने आपको बताया, ये संगठन के विभागीय संगठन के 4P के सिद्धांत है, लूथर गुलिक महोदय ने इसको दिया है। आगे देखिएगा छठा प्रश्न है, नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचारों की व्याख्या कीजिए। नौकरशाही पर मैक्स वेबर की अगर बात की जाए, तो नौकरशाही को व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने वाला पहला समाजशास्त्री था मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है और कहता है कि संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्ण लाने का सर्वोत्तम साधन जो है वो नौकरशाही है। ठीक है, नौकरशाही की अगर बात की तो इसने बताया कि मैक्स वेबर ने सत्ता का वर्गीकरण किया और उसके आधार पर सत्ता 3 प्रकार की होती है और उसी तरीके से नौकरशाही करी जाती है सत्ता के अकॉर्डिंग। सत्ता अगर होगी तो नौकरशाही करेंगे। सत्ता 3 होती, पहली है परंपरागत सत्ता जो आपको मिली है पहले से। दूसरी बात ये है गौरवपूर्ण सत्ता, ठीक है, जो आपने टैलेंट के बल पर आपने अर्जित करी है। तीसरी होती है विधिक सत्ता यानी जो आपको कानूनी रूप से मिली हुई है। ठीक है, जहाँ पर प्रबंधन में नौकरशाही की पुरानी व्यवस्था कायम होती है उसे परंपरागत सत्ता कहते हैं। गौरवपूर्ण सत्ता प्रभावशाली होती है, जबकि विधिक सत्ता कानूनी सत्ता मानी जाती है और ये तीनों सत्ताएं नौकरशाही व्यवस्था में देखने को आपको मिलेंगी। नौकरशाही की विशेषता की अगर बात करें तो नौकरशाही जो होती है उसकी कई विशेषता मैक्स वेबर बताते हैं। पहली विशेषता ये कि निश्चित कार्यक्षेत्र होता है नौकरशाही का। दूसरी बात स्पष्ट श्रम विभाजन होता है नौकरशाही में कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, सभी काम बटे होते हैं। तीसरी बात निश्चित कार्य विधियाँ होती हैं, इन कार्य विधियों का प्रयोग करके आपको ये करना है, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। चौथी बात कार्य को पूरा करने के लिए विधि पूर्वक व्यवस्था होती है, कानूनी व्यवस्था होती है। पांचवी बात पद सोपान की पद्धति होती है नौकरशाही में। इसके अलावा पद के लिए योग्यताएं भी जरूरी है। इसके अलावा कठोर और व्यवस्थित अनुशासन और नियंत्रण होता है नौकरशाही में। इसके अलावा आदर्श बनने की कोशिश है, आदर्श बनाने की। इसके अलावा अहम का अभाव होता है इसमें कि हम की भावना नहीं होती है। पृथक पृथक वर्ग होते हैं, वेतन और पेंशन का आधार होता है नौकरशाही में। ठीक है, कौन व्यक्ति कौन से पद पर रहेंगे, तो ये होता है नौकरशाही की व्यवस्था। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। प्रबंध के अर्थ और कार्य की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। प्रबंध माने होता है मैनेजमेंट, तो उसका क्या अर्थ है और उसके कार्य की विवेचना करें। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आप फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रबंध की अगर बात की जाए तो प्रशासन और संगठन की तरह प्रबंध भी एक व्यापक शब्द है और आधुनिक युग में प्रशासन की जटिलता और व्यापकता के कारण से लोक प्रबंध का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आप देखिएगा प्रबंध जो होता है मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हर एक क्षेत्र में। टैरी कहते हैं कि अन्य लोगों के प्रयत्नों के द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही प्रबंध होता है। सुल्ज कहते हैं कि प्रबंध वह शक्ति होती है जो पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी संगठन का पथ प्रदर्शन और निर्देशन करती है। तीसरे विद्वान है मियर, वो कहते हैं कि प्रबंध किसी संगठन की इकाई के ढांचे के द्वारा संपन्न क्रियाओं को प्रकट करता है। तो इस तरीके से प्रबंध ये होता है मैनेजमेंट। तो संगठन और प्रबंध में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। संगठन अगर शरीर मानो आप तो प्रबंध को आप एक प्रक्रिया मानोगे, शारीरिक प्रक्रिया।
संगठन प्रशासन का ढांचा होता है तो प्रबंध उसका संचालक होता है, मतलब प्रबंध ही कार्यों का संचालन करता है, प्रबंध के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा ही कार्यों का संचालन होता है किसी भी। ठीक है, तो प्रबंध के कार्यों की अगर बात की है तो इसमें आप देखेंगे संगठन के कई सारे काम होते हैं। ठीक है, नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय लेना, योजना बनाना, समन्वय, संचार, प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, लोक संपर्क, अभिलेखन, बजट, कानूनी सेवा, तमाम गृहपालक कार्य, तमाम प्रकार के काम होते हैं, तो ये मैनेजमेंट के द्वारा होते हैं, एक प्रकार से इसी के द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है, प्रबंध के द्वारा ही। प्रबंध की अगर बात की जाए तो अच्छे प्रबंध की कसौटी के लिए जो है मिलट 3 मूल्यों पर बल देते हैं। मिलट महोदय एक हैं, उन्होंने 3 मूल्यों पर बल दिया है। पहला मूल्य कौन-सा होता है? प्रभावशाली कार्यपालन में अच्छे प्रशासन की। पहला होता है संतोषजनक सेवा, दूसरी होती है उत्तरदायी और कार्य संचालन, तीसरा होता है अच्छी सरकार। तो ये 3 होता है प्रबंध को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तीसरा होता है लुथर गुलिक ने प्रबंध के 3 उद्देश्य बताए हैं। कौन-कौन से? पहला उद्देश्य लुथर गुलिक ने बताया कि तकनीकी रूप से कार्य संचालन को व्यवस्थित करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, राजनीतिक उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, व्यावसायिक रूप से अनुमोदित तथा सामाजिक रूप से रचनात्मक कार्य की व्यवस्था करने के लिए भी जो है प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। लुथर गुलिक कहते हैं, लुथर गुलिक महोदय कहते हैं। ठीक है, और जो है ये तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने आपको बताई। हालाँकि वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा के बाद प्रबंध के क्षेत्र काफ़ी उल्लेखनीय कार्य कर मतलब इसके होते हैं। जैसे कि निर्णय लेने के लिए जो सूचनाएँ प्राप्त करनी आवश्यक होती हैं, उनका विकास हुआ है प्रबंध के द्वारा। इसके अलावा कार्य पद्धतियों और जो उत्पादन तकनीकों में विकास हुआ है इसके द्वारा। इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि हुई है। श्रमिक तथा प्रबंधकों के संबंध में सुधार आया है। प्रसारमिक मतलब कि प्रश्रमिक की दरों में सुधार हुआ है। जो परिश्रम करने वाले लोग हैं उनकी दरों में। तो इस तरीके से प्रबंध के ये अर्थ हैं और उसके कार्य की विवेचना। अगला प्रश्न 8वां नंबर आप देखिएगा, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कार्य पर प्रकाश डालिए। पोस्ट कार्य की अगर बात की है तो इसकी स्पेलिंग जो होती है वो आप लोग जानते हैं, लुथर गुलिक महोदय ने इसको दिया है। लुथर गुलिक की अगर बात की है तो इसकी पोस्ट कार्य क्या है? POSDCORB, ये होता है पोस्ट कार्य की स्पेलिंग। पी का मतलब होता है इसमें योजना बनाना, कोई योजना बनाई जाती है, ठीक है, यानी प्लानिंग करना। तो जो किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए पहली बात तो जरूरी होती है एक प्लानिंग की, एक योजना की। ठीक है, तो पी माने प्लानिंग करना, योजना बनाना। दूसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। संगठन की अगर बात की है, संगठन बनाना जिसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो सुकुशल प्रशासन के लिए विभाग, उपविभाग, खंड, आयोग, निगम, कार्यालय, कर्मचारी वर्ग, अस्थायी ढांचे, ये सभी बनाए जाते हैं। तो ये सब संगठन होते हैं जो कि काम करते हैं। तीसरा यस का मतलब होता है स्टाफिंग, यानी स्टाफ की व्यवस्था करना। स्टाफ की व्यवस्था मतलब कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना। शासन की नीति को चलाने के लिए कुशल और दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उनके कल्याण की व्यवस्था करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगला पॉइंट होता है डी। डी माने होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देश देना। मतलब कि शासन को चुस्त बनाए रखने के लिए नीति प्रशासन विषयों पर निर्देशों का कर्मचारियों के द्वारा पालन करना इसका कार्य क्षेत्र होता है। अगला होता है सीओ। सीओ को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, मतलब कि सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि समन्वय करना। समन्वय करना मतलब कि क्या? प्रशासन चूंकि विभिन्न अंगों में बटा हुआ होता है, उन विभिन्न अंगों में प्रशासन के समन्वय तालमेल बैठाना। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्ट देना। रिपोर्ट देना मतलब प्रशासन की नीति को क्रियान्वित करने समय प्रगति की रिपोर्ट शासन को कर्मचारियों के द्वारा प्राप्त होना, समय समय पर वांछित सूचनाएं मिलना। ठीक है, ये तमाम प्रकार की चीजें होती हैं रिपोर्ट करना। ठीक है, प्रतिवेदन देना। इसके अलावा अगला होता है बी। बी माने होता है बजटिंग, यानी बजट तैयार करना। कि चूंकि सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना, वो बजट होता है। आय व्यय पर नियंत्रण रखना, वित्तीय साधनों के स्रोत खोजना, इन सभी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब बजट के अंतर्गत आते हैं। तो ये इसका मतलब होता है क्या? पी मतलब प्लानिंग, और मतलब ऑर्गेनाइजिंग, यस मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, और बी का मतलब होता है बजटिंग। ये होता है पोस्ट कार्य आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, केवल 2 प्रश्न करने हैं खंडसा से। 450 या 500 शब्दों में आपको लिखना होगा उत्तर। पहला प्रश्न, लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर जो है चैप्टर वाइज वीडियो मैंने दी है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, नवीन लोक प्रशासन क्या है? इसके अध्ययन क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। मैंने बताया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास पर फोकस करता है नवीन लोक प्रशासन। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास के संबंध मतलब साथ
लोक प्रशासन का क्या संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर दें। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी सीरीज में प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, तो आप पढ़ लीजिएगा इनको। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक पर एक निबंध लिखिए। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ओके, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।